तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि आप लोगों का एग्जाम आ गया है, तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी जरूरी है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जेएनवी पाठशाला ने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा खजाना हिला दिया। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जेएनवी पाठशाला अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा है। बस आपको वीडियोस देखना है और एकदम अच्छे से देखना है। और इस टाइम पे सिर्फ आपको पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप हमेशा एक बात याद रखो कि जंग के मैदान में जीतता वही है जो पहले से प्रैक्टिस करके आया रहता है। तो इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको जीत हासिल होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अगर आप सिलेक्शन के लिए मतलब एकदम मोटिवेटेड हो तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप जेएनवी पाठशाला से जुड़ जाओ, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन के सीरीज को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कॉपी पेन लेकर के कहीं जाकर के कोने में बैठ जाओ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे काफी तेजी से सॉल्व करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसे भी आप लिखते रहना। याद रखना, आपको सिर्फ वीडियोज ही नहीं देखना, लिखना भी है। जिस भी क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो वीडियो को फिर से बैक करके देखो, आगे करके देखो, कई बार देखो, अच्छे से देखो, लेकिन एकदम देखना जरूर, एकदम अच्छे से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। ये नहीं कि थोड़ा सा देख करके और छोड़ दे। और तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। एक बात का आप ध्यान रखो, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर एक का विजुअलाइजेशन करा सकूं, एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करा सकूं। और खास करके साइंस जब पढ़ाऊंगा तो जरूर। तो साइंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा। इसमें हमसे पूछ रहा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया डॉट डॉट डॉट, यानी जो राइजोबियम जीवाणु होता है, यानी जो बैक्टीरिया होता है, उसका क्या रोल होता है। तो हेल्प में डाइजेशन करता है, ये तो होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपको पता है कोई बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। अब यहाँ पे आप देखो, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्शन, यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्शन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे बीमारी करता है, यानी केज डिसीज, तो इसे कोई लेना देना नहीं है, ये केजिंग डिसीज नहीं है। ये जो बैक्टीरिया ये हमारे लिए यूजफुल है, ना कि हार्मफुल है। ये एक यूजफुल बैक्टीरिया, और मैंने इसके बारे में आपको कई बार बता चुका है। एक दो पिछले वीडियो में बताया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया, इसका नाम एकदम पूरा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्लास 7 में भी पढ़ना है इसके बारे में, क्लास 8 में भी और क्लास 9 में भी, तीनों क्लासेस में इसका नाम है। इसलिए इसको आपको एकदम अच्छे से याद करना है। और इसका थोड़ा सा आप शकल भी देख लो, ये जो शकल आप देख रहे हो ये राइजोबियम बैक्टीरिया का है। इसका भले ही इसका शकल अच्छा नहीं हो, लेकिन फिर भी ये काम अच्छा करता है। लेकिन एक ये कोरोना वायरस है, देखने में कितना अच्छा लगता है, मतलब पूछो मत, लेकिन काम इसका कितना घटिया वाला है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखो। बॉर्डिंग ऑकर्स इन, यानी जो मकुलन की विधि होती है, मकुलन की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, बॉर्डिंग की प्रोसेस किस किस में होती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो बॉर्डिंग की प्रोसेस होती है वो ईस्ट में भी होती है और हाइड्रा में भी होती है। आप इमेज में भी देख सकते हो, ईस्ट में भी होती है और हाइड्रा में भी होती है। बॉर्डिंग का जो प्रोसेस होता है एक प्रकार से वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, यानी अपने आप को डिवाइड करके अपने जैसा एक इंडिविजुअल को पैदा करना। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन डॉट डॉट डॉट, यानी जो विद्युत लेपन की जो प्रोसेस होती है वो किस चीज पे आधारित होती है। तो ये काफी मतलब इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा आप अच्छे से समझ जाना। ये जो प्रोसेस होती है हमारी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती है। अब ये जो होता है इसको आप इमेज में देखो और तब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। शायद आप इमेज देख करके थोड़ा सा इसको पहचानने की कोशिश कर पा रहे हो। विद्युत लेपन यानी होता है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, उसमें हम एक मेटल से दूसरे मेटल पे ट्रांसफर करते हैं, यानी एक मेटल जैसे ये कॉपर है तो कॉपर को हम किसी आयरन पे शिफ्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस के द्वारा। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जितने भी साइंस के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे मैं आपको इमेज वगैरह तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको विजुअलाइज भी करा सकूं। आप थोड़ा सा मतलब ध्यान भी देते रहना। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर नहीं हो पाता है तो आप उसको स्पेशली यूट्यूब पे सर्च करके या गूगल पे सर्च करके पता कर लेना। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑलवेज डाइवर्ट लाइट रे, यानी निम्न में से कौन सी ऐसा चीज है जो हमेशा प्रकाश को विचलित करती है, यानी प्रकाश को डाइवर्ट करती है, डाइवर्स करती है, यही हमको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये पेयर में दिया हुआ है, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो पेयर में ही होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो, ये जो कॉन्केव लेंस होता है और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, यानी इसको थोड़ा सा आप हिंदी में समझो, यानी ये जो अवतल लेंस होता है और ये जो उत्तल दर्पण होता है, यानी ये ऑप्शन नंबर जो भी है यही हमारा सही है। यानी कॉन्केव लेंस और कन्वेक्स जो मिरर होता है वो लाइट को डाइवर्स करता है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है एन इलेक्ट्रोस्कोप इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज, और इसमें से हमको 4 ऑप्शन दिया है, यही हमको बताना है। इलेक्ट्रोस्कोप एक उपकरण है जिसका उपयोग यह खोजने के लिए किया जाता है कि क्या वस्तु है, यानी उस तरीके से हमको बताना है इसमें से। तो ये काफी आसान है, आपको ऐसे ही पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो चार्ज्ड बॉडी को पता करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कोई वस्तु जो है आवेशित है कि नहीं, यानी उसमें मतलब
इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं कि नहीं। आपने मूवी वगैरह में भी सुना होगा कि किसी के छूने से 440 वोल्ट का झटका लगता है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा फील होता है तो आप जाकर के इलेक्ट्रोस्कोप लेकर के सामने वाले को चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैथ का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे हम 5 सब्जेक्ट से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफी मतलब इजी क्वेश्चंस भी है, जिनको समझ में आ जाता है और जिनको नहीं आएगा उनके लिए हार्ड हो सकता है। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागन यानी अष्टभुज के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस को भी देख करके दिमाग लगा सकते हो। अब आपको ये पता है ये 60 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा जो सबसे छोटा हमारा पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल का 180 डिग्री सम होता है, और 180 भी दिया हुआ है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, 360 भी नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप इसका ऑप्शन बता सकते हो। लेकिन ये तो हो गया हमारा रिजेक्शन का ऑप्शन। लेकिन आपको अच्छे तरीके से ऑप्शन कैसे बताना है, मान लीजिए कुछ और अदर तरीके से ऑप्शन दिया रहता तब मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे मैंने ऑक्टागन ड्रा कर लिया। अब इसी को आप समझो, ऑक्टागन को ही आप क्या करो, डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे देखो एक लाइन हमने यहाँ क्रॉस कर दिया और एक लाइन यहाँ से मैंने क्रॉस कर दिया। तो आप ऊपर देखोगे कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, नीचे एक क्वाड्रिलेटरल बन गया और फिर से बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, यानी 3 क्वाड्रिलेटरल बन गया। और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, एक चतुर्भुज का जो होता है इंटीरियर एंगल का टोटल सम वो 360 होता है। तो 360 गुणे 3 कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 1080, यानी इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले आप समझ जाओ। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। यहाँ पे बोल रहा है कि जो अर्जुन है वो श्रेया से 2 गुना है, यानी श्रेया का जितना एज है अर्जुन का उससे डबल है। और बोल रहा है कि फिर 5 years एगो, यानी 5 साल पहले हिज एज वाज 3 times श्रेया एज, यानी जो अर्जुन की एज थी वो श्रेया से 3 गुना थी। तो बोल रहा है कि उन दोनों का प्रेजेंट एज बताना है आपको। अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा सा लिख करके मैं समझाता हूँ अच्छे से। जो श्रेया की एज है उससे अर्जुन की एज क्या है, 2 गुना है। तो मान लेते हैं कि श्रेया की जो एज है वो x है, तो अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, उससे 2 गुना है। तो और बोल रहा है कि 5 साल पहले, यानी अगर इन दोनों को, क्योंकि देखिए अगर 5 साल घटाना है आपको तो सिर्फ एक से ही नहीं घटाना है, दोनों में से 5 साल घटाना है, क्योंकि दोनों 5 साल पीछे हो जाएंगे। तो दोनों का अगर 5 साल का एज पीछे कर दिया जाए तो बोल रहा है कि जो उस समय अर्जुन की एज थी वो श्रेया की एज से 2 गुनी थी। अब इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो श्रेया का एज है हमारा वो x-5 है, और जो हमारा अर्जुन का एज है वो 2x-5 है। अब बोल रहा है कि जो अर्जुन की एज थी 5 साल पहले वो श्रेया की एज से 3 गुनी थी। अब ये तो ऑलरेडी सा 3 गुना है ना। जो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझना, ये जो अर्जुन की एज है ये पहले से 3 गुना है। और मान लीजिए ये तो पहले से 3 गुना है, लेकिन अगर इस साइड भी हम इसको भी 3 गुना कर देते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। आप फिर से समझो, ये तो पहले से 3 गुना है ही इससे, लेकिन अगर क्या हो कि अगर हम इसको भी 3 गुना कर दें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आप इसको 3 गुना ना करके अगर इसको 3 से डिवाइड कर दो सीधे, तब भी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बस हमें यही करना है। अब ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 15 और -2x - 5। अब इसके बाद से यहाँ पे देखिए हमारा 3x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x आकर के इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा सिर्फ इधर x हो जाएगा और बराबर यहाँ पे ये -5 और इधर ये जो हमारा 15 माइनस में ये आकर के प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 10। और हमसे क्या पूछा था, प्रेजेंट एज बताने के लिए बोल रहा है। तो आपको जैसे कि पता है कि अर्जुन का जो एज है वो x से 2 गुना था, तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स। और श्रेया का जो एज था वो 10 था, क्योंकि वो x के इक्वल था, हमने उसको x माना था। तो 10 और 20, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप एकदम ध्यान से समझना। यहाँ पे बोल रहा है कि अनिल डिपॉजिट्स Rs73,000 in a bank if the currency notes given by him to the bank were denomination 10 rupees, 50 rupees and 100 rupees in the ratio of 3:4:5 respectively. Find the number of notes of each डेनोमिनेशन अनिल डिपॉजिट। यहाँ पे बोल रहा है कि अनिल एक बैंक में इतना रुपए जमा करता है, तो इसके द्वारा जो बैंक में वो रुपए जमा करता है वो 10 रुपए के, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट के रूप में करता है। और वो जो नोट का रेशियो वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही पूछ रहा है कि प्रत्येक नोटों की जो संख्या है वो कितनी थी। अब इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए एकदम अच्छे से समझा दे रहा हूँ, आप एकदम आसानी से बना लोगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो रेशियो में दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं कि x मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो 10 रुपए का रेशियो दिया है वो 3 दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे जो हमारा 50 रुपए का रेशियो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। और 100 रुपए का जो रेशियो दिया हुआ है
वो हमारा 5 दिया हुआ है, तो इन सभी को हम x मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x। और उसके बाद से क्या करना है कि ये 10 से 3 को मल्टीप्लाई कराना है, ये 50 को 4x से मल्टीप्लाई कराना, और ये 100 को 5x से, और उसके इक्वल जो होगा वो हमारा हो जाएगा 73,000। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मान लीजिए इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, ये जो हमारा रेशियो था इसे हम मल्टीप्लाई करा करके ऐड कराएंगे तभी तो इसके इक्वल हो पाएगा ना। यानी जो टोटल नोट है वो अपने रेशियो से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो इन जब सभी को हम ऐड करेंगे तभी तो हमको पता चल पाएगा ना कि ये जो टोटल रुपया है इसी के इक्वल है। तो इसी तरीके से करके हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ। देखो ये हो जाएगा हमारा 30x प्लस 200x प्लस 500x इक्वल टू 73,000। अब इसी को बस हमको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे आप देखो जब इन सभी को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 730x इक्वल टू 73,000। और बस इसी को हमको सॉल्व करना है। तो आप ये बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 73 से ये 100 बार में हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 100 आ जाएगा। और बस आपको यही करना है, ये जो 3 यहाँ पे है बस इन्हीं से मल्टीप्लाई करा देना है x को। आप ऑप्शंस में देखोगे तो ये 30, 40 और 50 लिखा गया है, यानी एक जीरो छूट गया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा 73,000 जो था इसको 7,300 आप कर लीजिए। एक जीरो यहाँ से आप कट कर दीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, और नहीं तो आप ऑप्शन से एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सही है। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आपको एकदम अच्छे से समझना है। क्वेश्चन को मैं आपको फोटो के थ्रू भी थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि आप विजुअलाइजेशन कर सको, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप समझो। यहाँ पे बोल रहा है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, यानी एक पेपर है रेक्टेंगुलर शेप में, उसकी जो लेंथ दिया हुआ है वो 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो। उसके बाद से बोल रहा है कि इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसी कागज को लपेट करके यानी इसको गोल करके और एक क्या बनाया जा रहा है, एक हमारा सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा फिर से समझो एक बार। इस तरीके से ये एक रेक्टेंगुलर शेप में यानी आयताकार शेप में, और जब आप उसको मोड़ करके यानी जो मोड़ा जा रहा है उसके जो ऊंचाई है यानी जो उसकी चौड़ाई है एक प्रकार से उसको उसकी ऊंचाई में बदल दिया जा रहा है, तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा सिलेंडर बन जा रहा है। तो लेकिन एक बात का आप ध्यान दो, यहाँ पे देखोगे कि ये जो इसकी चौड़ाई थी वो तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन उसकी जो लंबाई थी जो उसका लेंथ था वो यहाँ पे ये जो हमारा सिलेंडर बना है वो सिलेंडर का ये जो सर्किल है ऊपर का और नीचे का वो उसका लेंथ का ही साइड है। यानी ये जो सर्किल का पेरीमीटर होगा, सर्किल का पेरीमीटर बराबर यानी सीपी यानी सर्किल का पेरीमीटर जो होगा वो हमारा 11 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो रेक्टेंगल था ये जो हमारा ये जिसको जब मोड़ा गया है तो ये सर्किल का जो गोला है यानी ये जो सिलेंडर का सर्किल है, सिलेंडर के सर्किल का पेरीमीटर बन गया है। इसको आप फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके समझ लेना। मैंने एक क्लियर सा इमेज बना दिया है, फिगर बना दिया है ताकि आप समझ जाना। लेकिन अब देखो यहाँ से हमसे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर का हमको आयतन निकालना है। तो सिलेंडर का जो आयतन होता है या किसी भी चीज़ का अगर आप आयतन निकालो तो हर एक चीज़ का आयतन यही होता है, बेस का एरिया, एरिया बेस इंटू हाइट। अगर आप इस तरीके से समझो यानी अगर आप क्यूबॉइड का यानी घनाभ का निकालते हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये जो L इंटू बी है ये क्या होता है? अब एक ये क्यूबॉइड होता है तो ये एक नीचे का उसका रेक्टेंगुलर शेप होता है, यानी एक जो रेक्टेंगल का नीचे का सरफेस एरिया उसका बेस का एरिया और उसके हाइट से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, यानी बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब हम सिलेंडर का निकालेंगे तो सिलेंडर का बेस क्या है? सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर, और इंटू हमारा जो हाइट है वो h है, तो पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा फार्मूला, तो फार्मूला को भी मैं साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखोगे कि वैल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमारे पास हाइट है और पाई का वैल्यू हमको पता है, लेकिन हमारे पास आर नहीं है यानी रेडियस नहीं है, त्रिज्या नहीं है। तो अब देखिए बड़े ही आसानी से हम आर को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल वो 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर और बराबर 11। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू 2 अब गुणे आर बराबर 11। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 11 इंटू 7/2
44 यानी 11×7/44। तो यहाँ से जब हम 11 से ये 4 बार में कट कर देंगे यानी AR बराबर हो जाएगा हमारा 7/4। ये भी हमारा सेंटीमीटर में होगा। तो अब R का वैल्यू हमको निकल गया। R का जो वैल्यू है ये हमारा हो गया 7/4 सेंटीमीटर। अब इसको बड़े ही आसानी से हम फार्मूले पे पुट करके निकाल सकते हैं इसका वैल्यूम क्या होगा सिलेंडर का। मैंने आपको वैल्यूम ऑफ सिलेंडर बता ही दिया है। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h होता है, मैंने आपको ये बता दिया है। अब बस हमको यही वैल्यू पुट कर देना है। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू R हमारा आया था 7/4 इंटू 7/4 क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू हमारा जो हाइट है वो 4 दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बस इसी को हमको निकाल देना। तो ये 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये 2 से 11 बार में और ये 2 से 2 बार में। यानी इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 11 7 जा 77/2 हो जाएगा। यानी इस तरीके से जब हम इसको निकालेंगे तो ये 38.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूम जब भी निकलता है सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यानी 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करना और फिर अच्छे से देखना और अच्छे से समझना, और इस तरीके के क्वेश्चन आप क्लास अर्थ के बुक से या आपके पास जो भी बुक है उन सभी से कोशिश करना सॉल्व करने का। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरीके का क्वेश्चन तो CHS के एंट्रेंस एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप एकदम अच्छे से देखना। यहाँ पे बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 8 इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय द 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय द 1 द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2 फाइंड द फ्रैक्शन। यहाँ पे बोल रहा है कि थोड़ा सा इसको मैं आपको तोड़ करके समझाता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है पहले कि आप एक फ्रैक्शन मान लो, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया x और y। यहाँ पे आप पहले समझो, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी हिंदी में बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, तो यानी न्यूमरेटर जो है हमारा वो x हम मान लेते हैं। अब इसी चीज़ को आप समझना, और जो डिनोमिनेटर है वो x से 8 ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? x से 8 ज़्यादा है। और उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, यानी जो हमारा ऊपर का अंश है इसको अगर हम 17 बढ़ा देते हैं यानी 17 टाइम्स बढ़ा देते हैं, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय द 1, और डिनोमिनेटर में से 1 घटा लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर में से 1 घटा लेते हैं, हर में से घटा लेते हैं 1, तो ये जो हमारा नंबर है ये हो जाता है 3/2 के इक्वल। और बस अब आप देखो यहाँ पे हमारे सामने ये इक्वेशन बन गया, और इसको हम चुटकी बजा करके सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले नीचे वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x + 17, और ये नीचे आप देखो ये हमारा +8 और -1 यानी +7 हो जाएगा, और इक्वल 3/2 ये हमारा हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो अब ऊपर यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस ये 17 से हमारा 34, और यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा 3x और प्लस 21। और अब जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा 3x और यहाँ पे 2x है, तो हम 2x को इधर भेज देते हैं, और यहाँ पे ये 21 को हम इधर भेज देते हैं। तो ये 34 - 21 और बराबर ये 3x में से 2x जाएगा तो ये सीधे x हो जाएगा। तो ये हमारा x बराबर हो जाएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा होगा 3 और इसके बाद से ये 1 यानी ये हमारा 13 यानी 13 हो जाएगा। अब आप देखो सबसे फर्स्ट वाले लाइन में हमसे क्या बोला गया था कि जो अंश है वो हर से 8 अधिक है। अब देखो फर्स्ट वाले लाइन में हमसे क्या बोला गया था, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8, यानी जो न्यूमरेटर है वो हमारा x हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो था इसे 8 अधिक था। तो ये तो हो गया हमारा 13, और उसके बाद से ये 13 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 21। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यानी 13 बराबर 13/21 यानी 13/21। दोस्तों अब हम आ गए हैं इंग्लिश पे। वैसे आपको समझाते समझाते मेरा गला सूख गया, बट कोई नहीं, मैं आपको पूरा समझा करके ही जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमसे बोल रहा है कि प्रीपोजिशन चुनना है। यहाँ पे बोल रहा है वी जंप ... द फेंस। फेंस मतलब होता है, आप थोड़ा सा समझो, जैसे कि मान लो कोई बाउंड्री है, बाउंड्री को किसी तरीके से घेरा गया है यानी प्रोटेक्शन के लिए, तो उसी को हम फेंस बोलते हैं। तो बोल रहा है वी जंप्ड और ... द फेंस। अब यहाँ पे देखो, जब किसी चीज को हम जंप करते हैं और उस चीज से हमारा मतलब संपर्क नहीं होता है यानी कांटेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे ओवर होता है।
तो इस तरीके से यहाँ पे ओवर होगा। भाई जो ऐसे ही इन हमारा गलत हो जाता, ऑफ गलत हो जाता, बस आपको ओवर और ऑन में कंफ्यूजन होगा। तो ऑन जब होता है जब कांटेक्ट में कोई वस्तु है, जैसे इस तरीके से आप समझ सकते हो, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, यानी जो बिल्ली है वो टेबल पे बैठी है, यानी वो टेबल के कांटेक्ट में है। और यहाँ पे जंप्ड होता है जब ओवर, जब हम किसी चीज से बिना संपर्क किए हुए ओवर करते हैं, जंप करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर लव्स डॉट 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 फ्लावर्स इन द सिटी पार्क। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है, क्योंकि ए एन द दिया है और नॉन ऑफ द दीज, तो ये नॉन ऑफ द दीज यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जब आर्टिकल में ये तीनों ऑप्शन दिया है तो यही होगा। अब यहाँ पे देखो फ्लावर्स दिया है, और ये जो ए होता है और एन होता है ये हमेशा किसी एक चीज को दिखाने के लिए जनरली यूज किया जाता है, यानी एक काऊ यानी एक गाय, और इस तरीके से एन एप्पल यानी एक सेब यानी एक एप्पल को दर्शाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स दिया हुआ है। तो नॉर्मली यहाँ पे ऐसे ही द यूज होगा, यानी दी यूज होगा, द या दी जो भी आप बोल सकते हो। माई फादर लव्स द फ्लावर्स इन द सिटी पार्क। और वैसे भी यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे लव्स दिखाया गया है, यानी किसी पार्टिकुलर चीज को दिखाया जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब रहा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड टू मी डू यू प्ले। अब इसी को आपको चेंज करना है। यहाँ पे पहले आप डू यू प्ले को समझो। ये जो डू यू प्ले है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको आपको चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज जो होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो पहले तो आपको सिर्फ इसको चेंज कर लो, डू यू प्ले। अब यहाँ पे आपको पता है ये जो यू है इसको जब आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो यहाँ पे आई हो जाएगा। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा डिड आई प्ले। ये तो हो गया हमारा इतना सारा चीज, और बाकी यहाँ पे ये हमारा हेड है तो हेड ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा सैड है ये सैड हमारा आस्क्ड में बदल जाएगा, यानी पूछा जा रहा है, ASKED आस्क्ड में बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा ही हैड आस्क्ड टू मी दैट डिड आई प्ले। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ही हैड आस्क्ड टू मी दैट डिड आई प्ले। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको एंटोनिम सिनोनिम सर एक वीडियो में मिलेगा जिसमें भी मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हमसे सिनोनिम्स बताना है, यानी सेम मीनिंग बताना है परस्यूड का। अब ये परस्यूड मतलब पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग, शायद आपको अगर इसका मीनिंग पता हो तो आप इसको बड़ी आसानी से बता सकते हो। तो इसका मीनिंग होता है राजी होना, राजी करना, यानी किसी इंसान को कन्वेंस कर लेना। जैसे किसी इंसान को कन्वेंस कर लेना, जैसे कि मान लो अपने पापा को आप कन्वेंस कर सकते हो मेरा कोर्स खरीदने के लिए, इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ सकते हो। तो वैसे ही आपको ये तो काफी इजी था, बस आपको अगर इसका मीनिंग पता रहेगा तो आप बता देंगे। परस्यूड यानी राजी करना या किसी को मनाना। तो यहाँ पे ये कन्वेंस भी दिया है, और कन्वेंस तो ये काफी कॉमन मीनिंग है, इसका आपको मतलब भी पता होगा। कन्वेंस करना मतलब किसी को, सामने वाले को अपनी बात मनवाना है, यानी राजी करना। और ये चीट वगैरह ये सभी ऑप्शंस गलत हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपको ऐसे ही नॉर्मली ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से फिल करना है, यानी वर्ब फिल करना है। अब यहाँ पे समझो, आई स्टडीड हार्ड बिकॉज आई न्यू दैट द टेस्ट वुड डॉट डॉट डिफिकल्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने काफ़ी हार्डवर्क किया था अपने पढ़ाई पे, क्योंकि मैं जानता था कि जो हमारा टेस्ट होगा वो हार्ड होगा, यानी मुश्किल होगा, और यहीं पे हमको भरना है। तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन को मैं आपको समझाता हूँ। ये बीइंग है, यानी BEING, और ये बीइंग तभी लगता है जब कोई काम, ING तभी लगता है जब कोई काम कॉन्टिन्यूअस में हो, या वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो। तो यहाँ पे ये कोई भी काम कॉन्टिन्यूअस में है नहीं। पे रहा हमारा बिन, सेकेंड ऑप्शन। तो बिन तब यूज किया जाता है जब कोई काम हो चुका हो, यानी वो काम मतलब पास्ट में एकदम अच्छे से हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, तब बिन लगाते हैं। अब यहाँ पे रहा कैन। कैन तो यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि वुड और कैन ये दोनों मॉडल एक्जुलरी वर्ब हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ये तो लगेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बी, अब इसको आप समझो तो ये लगेगा। जैसे कि आप यूज करते हो मे बी मतलब कि हो सकता है, यानी चांसेस है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे वुड भी होगा, यानी उनको पहले से शक था कि पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा मेहनत करके पढ़ा था। तो यहाँ पे हो जाएगा आई स्टडीड हार्ड बिकॉज आई न्यू दैट द टेस्ट वुड बी डिफिकल्ट। इसी के कारण मैं भी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, ताकि आप एकदम एग्जाम में जाकर के फोड़ करके रख दो। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक बालक सफल रहा, रेखांकित शब्द का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पे देखो, आप देखोगे प्रत्येक जो शब्द है ये रेखांकित किया गया है, तो इसी को हमको बताना है। तो ये काफी इजी, प्रत्येक का जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है हमारा प्रतिधन एक। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे प्रतिधन एक भी दिया हुआ है, प्रतिधन अक दिया हुआ है, तो ये सभी नहीं होगा। ये यहाँ पे एक तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे कॉम में जो है ये हलंत लगा दिया है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
और ये जो हमारा प्रत्येक शब्द होता है ये हमारा यण संधि होता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप प्रतिधन 1 करोगे तो ये हमारा छोटी ई और प्लस यहाँ पे ये ए मिल करके यह बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा यण संधि होता है। बंदूक से गोली निकली रेखांकित शब्द में कारक है, तो इसको थोड़ा सा मैं फनी वे में आपको समझाता हूँ। बंदूक से निकली गोली और शिवम के मुख से निकली हुई बोली सामने वाले को हिला कर रख देती है। आप इस पे ध्यान मत देना। यहाँ पे आप समझो करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, यहाँ पे संबंध कारक। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इन सब के चिन्ह याद कर लेना, लेकिन उसके साथ ही साथ आप इन सभी का डिफिनीशन भी याद कर लेना कि करण कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, अपादान कारक क्या होता है, ये सभी चीजें। तो यहाँ पे आप देखो बंदूक से गोली निकली, बंदूक एक है, बंदूक से क्या हो रहा है, गोली निकल रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अलगाव हो रहा है, यानी एक दूसरे से बिछड़ने वाला फीलिंग आ रहा है, यानी जो बंदूक से गोली का ब्रेकअप हो जा रहा है, इस तरीके का फीलिंग आ रहा है। तो जहां भी किसी चीज से अलगाव का फीलिंग आता है वहां पे हमेशा हमारा अपादान कारक होता है। आप फिर से ध्यान देना, पेड़ से पत्ते गिरे, ये भी एक उसी का एग्जांपल है कि पेड़ और पत्तों में बीच में ब्रेकअप हो गया, यानी उन दोनों का मतलब रिलेशन छूट गया। तो यहाँ पे भी हमारा अपादान कारक ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? काफी अच्छा अलंकार है, फूलों सा चेहरा तेरा, ये एक गाना भी है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सा मुस्कान है। भाई जी वैसे भी मुझे गाना ज़्यादा याद नहीं है, अब यहाँ पे बताना है आपको, तो ये काफ़ी आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे आप देखो फूलों सा चेहरा तेरा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फूलों सा चेहरा तेरा, यानी किसी के चेहरे को फूल से कंपेयर किया जा रहा है। भाई जी वैसे किसी का चेहरा फूल जैसा होता नहीं है, लेकिन कंपेयर किया जा रहा है, यानी तुलना किया जा रहा है। आप इस तरीके से समझो, तुलना किया जा रहा है। तो जहां भी किसी चीज से तुलना किया जाता है तो आप ऐसे समझ भी सकते हो, जब भी आप किसी चीज का अलंकार बता रहे हो और वहां पे सा आ रहा है, सी आ रहा है, जैसा आ रहा है, तो वहां पे हमेशा हमारा उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार, उपमा ये खाने वाली चीज भी होती है, यानी उपमा अलंकार जो होता है इसको आप पहचानने का तरीका सा, सी, जैसा, ये सब जो भी वर्ड आ जाए तो समझ जाना, आंख बंद करके उपमा अलंकार आप लगा देना। यानी आप पढ़ने से ये पता चल रहा है कि किसी चीज को कंपेयर किया जा रहा है। तो इसी तरीके से यानी उपमा अलंकार आप हमेशा समझ जाओ, वहां पे तुलना किया जाता है, यानी किसी चीज को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे आपके घर के लोग आपके किसी साथ पढ़ने वाले दोस्त से आपका कंपेयर करते हैं, क्यों आपसे ज्यादा पढ़ने में तेज है या वगैरह वगैरह, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी रहा है। यहाँ पे आपको परोक्ष का विलोम बताना है। तो यहाँ पे आप पहले परोक्ष का मतलब समझ जाओ। परोक्ष मतलब होता है कि जो चीजें जो गायब हो, यानी एक प्रकार से जादूगर टाइप का, जो गायब हो, जो दिखाई न दे। तो इसका आपको काफी आसानी से पता चल जाएगा कि ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, यानी जो सामने हो, जो दिखाई दे हमें। यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, यानी उल्टा बताना है। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है क वर्ग का उच्चारण स्थान है, यानी जो क है, क हम बोलते समय उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, वही हमको बताना है। तो ये काफी आसान है। आप एक बार YouTube पे सर्च करना कि उच्चारण स्थान याद करने का ट्रिक। आप फिर से सुन लो, अब बोल देना माइक ऑन करके अगर लिखने में प्रॉब्लम होगा तो। उच्चारण स्थान याद करने का ट्रिक और करके एक बार कोई भी 5-7 मिनट 10 मिनट का जो वीडियो होगा एक बार देख लेना। वैसे क वर्ग का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, यानी क, ख, ग, घ, ये जितने भी होते हैं ये 4, और ये जो अंगा होता है ये हमारा नासिक से होता है, यानी ये अलग हो गया, इसको आप छोड़ दो। यानी क, ख, ग, घ, ये जो 4 होते हैं इसका हमेशा कंठ से ही होता है। तो इनमें से किसी का भी पूछे तो आप हमेशा कंठ लगाना। और हाँ, आप YouTube पे सर्च करके एक बार इसका ट्रिक जरूर देख लेना, क्योंकि आप अगर एक बार इसको समझ जाओगे तो ये सिर्फ आपके इसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं, आप आगे भी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह दोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे SST के बारे में, यानी सोशल के बारे में, GK के बारे में। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से रखे हैं, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से देखना। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875 फाउंडेड डेट, यानी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? वैसे अगर आपको पता होगा तो सही, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। तो आप ये डेट भी याद रख लेना और ये भी याद रख लेना कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये जो जैन समाज है इसकी स्थापना महावीर स्वामी ने की थी, और ये जो बुद्ध समाज है गौतम बुद्ध ने की थी। यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। बाय द वे आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, भारतीय संविधान में इस समय जो मौलिक अधिकार है वो 6 है, वो 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन इससे पहले 7 मौलिक अधिकार थे। अब ये 7 मौलिक अधिकार क्या थे? इसमें से एक मौलिक अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब ये क्यों हटा दिया गया है? इसमें प्रॉब्लम ये था संपत्ति का अधिकार में, मान लो सरकार को रोड बनाना है और किसी
आदमी का जो ज़मीन है वो आ जाता है उसमें, तो आदमी है वो मना कर देता है कि मैं अपना ज़मीन जो है वो नहीं दूंगा रोड बनवाने में। तो वहाँ पे सरकार को कई बार प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि अब रोड बनवाने में सरकार को अलग तरीके से रोड बनवाना या फिर से रोड को टेढ़ा मेढ़ा करना, तो इसके कारण संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा यानी 44 संशोधन किया गया और उसमें इस चीज़ को हटा दिया गया, क्योंकि इस तरीके से अब गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर वो जब भी चाहे किसी की संपत्ति को मतलब कब्जा कर लेती है एक रीजन दे करके। इस तरीके से पहले लोगों के पास संविधान के द्वारा दिया हुआ पावर था कि उनके पास संपत्ति का पावर है, यानी उनके पास जो इकोनॉमिक था यानी जो प्रॉपर्टी था उसका पावर था। तो इसके कारण अब संविधान के द्वारा ये छीन लिया गया है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी बीबी का मकबरा किसने बनवाया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपको अजीब लगेगा, क्योंकि बीबी का मकबरा जो बनवाया था वो औरंगजेब के बेटे ने बनवाया था और औरंगजेब के बेटे का नाम आजम शाह था। आप एक बार फिर से ध्यान दे देना, आजम शाह था। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन इसके हिसाब से करेक्ट होगा वो औरंगजेब ही सही होगा, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि औरंगजेब बनवाया था और उसके बाद से बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो लोग मानते हैं कि आजम शाह ने बनवाया था। तो इन दोनों बातों पे कंफ्यूजन रहता है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसके बहाने मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये जो औरंगजेब और इनके बेटे के बीच में मतलब ये थोड़ा सा बाय द वे ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपके पास दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया है आप उसको लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर अगर कहीं पूछेगा तो आजम शाह ही देगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेलिब्रेटेड। अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसे एक दिन पहले ही मनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती, और ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये 15 अप्रैल को कर रहा हूँ और उनका जो जन्म दिवस मनाया जाता है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो ये आर्टिकल 21 में आता है। मैंने आपको बड़े आसानी से बता दिया। वैसे ये संविधान के रिलेटेड आपको और भी नॉलेज चाहिए तो आप जाकर के खान सर से पढ़ सकते हो। वैसे आपने खान सर का नाम जरूर सुना होगा, उनके ऑफिशियल चैनल का नाम है खान जीएस रिसर्च एकेडमी, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हो उनसे, वो काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास तो जरूर से जरूर शेयर करना, चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आपको इसी तरीके से वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।